वो अध्यक्ष इंद्रजीत है, मेरा साथी जो छात्र फेडरेशन में काम करने के समय कॉमरेड इंद्रजीत और कॉमरेड जगमती दोनों उसी समय सा हमारा साथ है, जैसा बेटी और है। और पार्टी का सेक्रेटरी कॉमरेड प्रेमचंद, कॉमरेड सुजिंदर और दूसरा मंच में बैठे हुए नेतागण साथीगण, इस सम्मेलन में आए हुए साथीगण। कॉमरेड प्रेमचंद अभी बोला हमारा पास समय बहुत कमी है, मैं शुरू करेगा, मेरे पास हिंदी बहुत कमी है। ये दोनों कारण से मेरा आपके सामने जो बोलने के लिए कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ज्यादा ये बोले तो आपको बहुत कष्ट होगा, परेशान होगा। दूसरा कारण है डॉक्टर कॉमरेड साथी हेमलता, वो अच्छा तरह हिंदी बोलेगी, तेलुगु बोलेगी, अंग्रेजी बोलेगी और आपको एक जानकारी में देगा एक और भाषा बोलेगी अच्छी तरह। वो उड़िया है, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ, इसलिए उड़िया जानता है, तेलुगु जानता है, हिंदी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। सो आपको चूज कर सकेगा इसी में कौन सा भाषा में वो बोलना है। मेरे पास आपको अभी जानकारी हो गया, मेरा हिंदी बहुत बुरा है, लेकिन हम एक ही भाषा बोलते हैं, वो भाषा है संघर्ष का भाषा। वहां हमारे सामने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो स्थिति है हमारा राष्ट्र में, वो बहुत कष्ट है। आपको मालूम, अप्रैल महीने में 22 तारीख को (26) को क्या बोलेगा, 24 में सीखता है, निर्दोष लोग पहलगाम में आतंकवादी लोग इनका हत्या किया। उसके बाद इनका आफ्टरमाथ हमारा जो बॉर्डर है, अदिति है, वहां भी कुछ हमला हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी दिन पहले बोला जो पहलगाम में हुआ वो हमारा सिक्योरिटी का फेल्यूर है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट किया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो सब लोगों के सामने बोलते थे ये सिक्योरिटी फेल्यूर है। अभी हमको मालूम होगा क्यों जो पूरा विवश आवश्यक पब्लिक में बोलते थे, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाओ, वहां चर्चा करो, कैसा जो निर्दोष लोगों का हत्या आतंकवाद लोगों को करने का मौका मिला। पहलगाम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से और बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है, हम सबको मालूम है। कैसा वो आतंकवाद लोगों को इतना हमारा राष्ट्र का अंदर आने का अवसर मिला। उसके बाद वो जो निर्दोष लोग वहां देखने के लिए, वो बहुत सुंदर जगह है, वो
वो देखने के लिए गया, इनका थर्म पूछ करके आइडेंटिफाई करके एक एक आदमी को हत्या करते थे, इतनी आसान से, इतनी कॉन्फिडेंस से। उसके बाद वो वापस गया। हमारा बलिष्ठ होम मिनिस्टर, जो पूरा जम्मू कश्मीर अभी दिल्ली का रूप में है, हम ध्यान में रहना है। वहां का पुलिस का ऊपर कंट्रोल किसका है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है। वहां का इंटेलिजेंस का जिम्मेदार कौन है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो हमारा राष्ट्र में जो आतंकवाद लोगों का जो हमला वो किया पहलगाम में, इसका ऊपर कुछ सही दृष्टिकोण से चर्चा होने अवसर मिले तो आतंकवाद लोग अक्यूज होगा। इनका साथ ये पूरा सिक्योरिटी फेल्यूर में कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो भी अक्यूज होगा हमारा पूरा जनता का सामने। वो देखे हुए तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का जो आवश्यकता हम विपक्षी दल सामने रहा, वो इग्नोर किया। वो नरेंद्र मोदी जी भारत में था, 2 ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वकक्षी सर्व राजनीतिक दलों का 2 तरफ बैठक हुआ। क्यों प्राइम मिनिस्टर उसमें नहीं भाग दे लिया? नहीं भाग दे लिया, वो भाग गया बाहर से, वो बिहार गया, भाषण देते थे। ये प्राइम मिनिस्टर का जिम्मेदार था उसी मीटिंग पर आने के बाद एक्सप्लेन करने का, वो नहीं किया। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन उसी समय वो नहीं बुलाया। लेकिन देखना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में जो विधायक है, असेंबली सेशन, स्पेशल असेंबली सेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर अब्दुल्ला जी, जो इंडिया ब्लॉक में शामिल है, वो जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया। चर्चा हुआ, जहां हमला हुआ, जहां बॉर्डर में पूरा स्थिति था, इनको असेंबली का सेशन बुलाने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। अभी सेशन, मानसून सेशन, यहां क्या बोलेगा हिंदी में? मानसून बोलेगा। मानसून सेशन अभी चलता है, लेकिन कितना झगड़ा करने के बाद अभी कल पहलगाम का ऊपर चर्चा होगा। पहलगाम में क्या हुआ, इसमें दूसरा एक संदेश है। पहला संदेश ये है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो रूल पूरा पराजय है, पराजय सब चालू होगा, यहां भी बंद होगा। वो पार्लियामेंट में अमित शाह पहले बोलते थे, जो आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद हम सब अपना कंट्रोल में अभी रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जम्मू कश्मीर में। उसी समय हुआ पहलगाम, वो आ गया, सिक्योरिटी लैब्स का ऊपर एक हमला करके पूर्ण सुरक्षित रूप में भाग गया आतंकवादी लोग। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कुछ नहीं कर पाए। हम पूरा
राज्यसभा लोकसभा का हमारा पार्टी का सदस्य नेतागण लेकर के हम पार्टी का तरफ से वहां गया। उसी समय हमको मौका मिला भारत का और जम्मू कश्मीर का एक वीर पुत्र, एक नौजवान आदिल शाह, दो नौजवान भारत सभा में अंगूर लेने का प्राय है, उम्र है इनको। वो आतंकवाद लोगों को वो हत्या करने के समय वो रसिस्ट किया। आतंकवाद लोग इनका भी हत्या हो किया। वो बहुत दूर था, जब श्रीनगर में नहीं था, 3-4 घंटा का रोड ट्रैवल का जितना दूर था। लेकिन हम साथी तारिगा में हमारा पार्टी का केंद्रीय कमेटी का सदस्य है और वहां विधानसभा में 5 बार जीते थे। अभी भी एमएलए रहता है। इनसे हम अनुरोध किया, आप कुछ व्यवस्था करो। हम साथी बोलता है आदिल शाह को, एक साथी का जैसा रेसिस्टेंस किया। इनका परिवार को देखने के लिए जाने का मौका तो अच्छा होगा, नहीं तो इनका हमारा साथ वो श्रीनगर में बुलाओ, व्यवस्था करो लेने के लिए। सो सिक्योरिटी का ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेशन वहां वो बोलते थे इतना दूर इतना एमपी लोगों को लेकर के जाने के लिए हम परमिशन नहीं देगा, इसलिए वो आ गया। आदिल शाह का बीवी, आदिल शाह का पापा और माताजी, इनसे बातचीत हुआ। हम इनसे बोला, लाल झंडा पार्टी के नाम पर हम बोला, हम सब लोग आपका साथ है, हम एक सोचता है आप हमारे परिवार में है। लेकिन उसी समय तक जो नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह, वो लोग कुछ नहीं किया। इनके बारे में कुछ नहीं पूछा, देखने का कोई व्यवस्था नहीं किया। अभी इनको बीवी को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चर्चा करके काम देने का व्यवस्था किया। हमको कुछ क्या मदद दे सकेगा वो उनको दिया, साथी के सामने बोलते थे। और जो जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था वो सब जगह हम गया। वहां जो पाकिस्तान से ड्रोन अटैक हुआ, उसी समय एक औरत का मृत्यु हुआ, नरगिस। इनका रिश्ता को हम देखा और जो कॉम्पनसेशन देना था सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नहीं मिलते थे। हम इनसे बोला, आपका जो कंप्लेंट है, मुद्दा है, वो सब लिख करके दीजिए। हमारा पार्लियामेंट मेंबर लोग राज्यसभा में और लोकसभा में वो सवाल का रूप में रखेगा। जम्मू कश्मीर का लोग जो आतंकवाद का खिलाफ एकजुटता करके रहते थे। आतंकवाद लोग धर्म के बारे में डिविजन करने के लिए सोचते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का लोग, पूरा भारत का लोग धर्म का ऊपर ऐसा डिविजन करने का जो आतंकवाद सोचते थे, इनका खिलाफ हम संघर्ष किया, एक लोगों को एकजुटता करने के लिए। भाजपा क्या करते थे, आरएसएस क्या करते थे, आपको मालूम? बीजेपी का मध्य प्रदेश राज्य का एक
मंत्री सचिव वो बोलते थे हम आतंकवादियों का बहन कुरैशी इनको भी मौका मिल दिया पत्रकारों को बोलने के। कितना बुरा ढंग से बोलते थे, बहुत ज्यादा ऐसा बोलते थे। केरल का एक आदमी का हत्या भी हुआ, वो 26 जो आतंकी लोग हत्या किया, इसमें एक केरल के आदमी है रामचंद्रन। रामचंद्रन का बेटी उसी समय जो पत्रकार इनसे मिलने के लिए गया, उनका सामने वो बोलते थे मेरा पिता मेरा आंखों के सामने इनका मृत्यु हुआ, मैं देखते थे, लेकिन मुझे मेरा पिता का नष्ट हुआ कश्मीर में। कश्मीर से मुझे 2 भाई को मिला, मुसफ़र और समीर। वो दोनों ये आरदी को जो हत्या होने वाला रामचंद्रन का बेटी और इनका दोनों बेटे थे, वो सबको मदद दिया, वो डेड बॉडी लेकर जाने का मदद दिया, सब काम। मेरा एक बड़ा भाई का तरफ से हमका रिशा के लिए काम करते थे, ऐसा बोला। आरएसएस जो साइबर आर्टिलरी है, आरएसएस को साइबर स्पेस में आरएसएस का संघर्ष करने वाला लोग है, वो अटैक किया। किसका अटैक किया? जो हत्या हुआ वाला रामचंद्रन का बेटी आरदी के खिलाफ आक्रमण किया पूरा साइबर स्पेस में। क्यों? वो जो कश्मीर का लोगों का साथ एकजुटता आगे जाना पड़ेगा, ऐसा एक अच्छा संदेश दिया। इसका ऊपर आरएसएस लोग जो रामचंद्रन का बेटी आरदी के खिलाफ आक्रमण करते थे। सो जो आतंकवाद लोग पहलगाम में ये हत्या करने के समय कैसा हमारा लोग के मन में धर्म का ऊपर डिविजन करने के लिए कोशिश किया, इसी तरफ आरएसएस लोग हमारा जनता का मन में धर्म का ऊपर डिविजन करने के लिए काम करते देखते हैं। इसके सबसे समीप हमका जो एक्सपीरियंस है, लोगों का धर्म का ऊपर आरएसएस लोग आइडेंटिफाई करके जो आतंकवाद लोग किया पहलगाम में, ऐसा आइडेंटिफाई करके वो अल्पसंख्यक लोग है तो बोलेगा बांग्लादेशी है, इनको डिपोर्ट करो। ये सब पूरा भारत का 4-5 राज्य में ऐसा प्रश्न होते रहते हैं। वामपंथी मोर्चा का जो नतीजा क्या है इसमें, लोगों को जो लोग धर्म का रास्ते में चलता है वो ठीक है, धर्म है मन में, लेकिन धार्मिक विचारधारा दूसरा धार्मिक विचारधारा में हमला करने में नहीं, अटैक करने में नहीं यूज करना पड़ेगा। मत सौहार्द, धार्मिक सौहार्द होना पड़ेगा। एक है वामपंथी मोर्चा का
मुद्दा। लेकिन धर्म का ऊपर भारत में डिवीजन करने के लिए जो संघ परिवार लोग काम करते थे, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो सांप्रदायिकता विचारधारा को ताकत बढ़ता है, जहां सांप्रदायिकता शक्तियों का सरकार है। हरियाणा में अभी ऐसा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां ऐसा है। वहां चुनाव होने के समय वहां का चीफ मिनिस्टर क्या बोलता है, क्या है इनका लोगों का अपील? ये चुनाव 20% से 80% से 20% 80% इनका संघर्ष है। बिना शर्म वो बोलते हैं धार्मिकता का ऊपर, धार्मिकता को सांप्रदायिकता बनाने के लिए, जो धर्म का ऊपर निष्कलंक आराधना सब कर सकेगा। वामपंथी मोर्चा इनका खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म चिंता को जो सांप्रदायिकता जैसा ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, बदल करना, पूरा समूह को एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हमारा 24 पार्टी कांग्रेस जो मदुरई में हुआ, वो पार्टी कांग्रेस राज्य का पूरा लोगों को अपील कर दिया, सांप्रदायिकता का खिलाफ संघर्ष है। सबसे प्राथमिक धर्म, मनुवाद को पिछले दरवाजे से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके संस्थापन करने के लिए जो आरएसएस और संघ परिवार कोशिश करता है, इसका खिलाफ संघर्ष करना हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ताकत बढ़ना है। वामपंथी जनतंत्री मोर्चा का ताकत बढ़ना है और सांप्रदायिकता का खिलाफ, सांप्रदायिकता आरएसएस के काम से अभी नई फासिवादी दिशा में चलता है। इनसे खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरा जनता का ताकत बढ़ना है। आर्थिक जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाजपा का सरकार किसान मजदूर लोगों को अवकाश का ऊपर हमला करता है, कॉमरेड हेमलता बहुत ज्यादा इसमें बातचीत करेगा। जुलाई 9 को पूरा भारत में हड़ताल था, क्यों? वो लेबर कोड लाता है। लेबर कोड का अर्थ क्या है? वो लागू करने के लिए कोशिश करता है मोदी और अमित शाह। वो लागू करे तो मजदूर लोग गुलाम जैसा होगा, गुलामी, स्लेवरी, ठीक है ना? ऐसा होगा। कितना सेंचुरी का 19 सेंचुरी से चिकागो में शुरू किया मजदूर लोगों का संघर्ष। 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा विश्राम। अभी लेबर कोड से जो वो लागू करने के लिए कोशिश करता है, वो हम
नहीं प्रिवेंट करे तो, इनका खिलाफ हमारा संघर्ष नहीं विजय प्राप्त करे तो 12 अंडा 13 खंडा 14 खंडा ऐसा काम करने का अवस्था हो जाएगा। अभी वर्क फ्रॉम होम भी है जो आईटी जगह में, जो अपना घर में कुछ काम करने के समय कंप्यूटर में मैसेज आएगा, ये काम नहीं पूरा किया, तो सिर्फ फैक्ट्री में जाने वाला लोग का प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां काम करते हैं वहां इनका साथ ये लेबर कोड लेकर के हमला करता रहता है। जहां हरियाणा का साथी के सामने किसान लोगों को बारे में और किसान लोगों का संघर्ष का बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा राष्ट्र का संघर्ष का इतिहास में सबसे बढ़िया विजय जो संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में जो संघर्ष किया, नरेंद्र मोदी को जो किसान विरुद्ध नियमों को वापस करने के लिए स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने का अवसर आपका संघर्ष से पैदा हुआ, लेकिन वो पिछले दरवाजे से वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता है। तो हम बहुत जागरूकता से आगे बढ़ाना है। साथियों, कोई लोग बोलता है वो वामपंथी मोर्चा अभी इनका इन्फ्लुएंस नीचे जाता है, लेकिन कोई जगह में थोड़ा सेटबैक है। जो सत्य है वो वामपंथी मोर्चा जो सच नहीं कारपेट के नीचे हम नहीं डालेगा, लेकिन भारत में जो जो चेंजेस हुआ इनका पीछे वामपंथी मोर्चा का संघर्ष है। जहां जहां लैंड रिफॉर्म्स हो गया, भूमि में अवकाश, जो भूमि में काम करने वाला किसान लोगों को मिला, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में, अभी हम कॉमरेड वीएस अच्युतानंदन को श्रद्धांजलि दिया है। कॉमरेड वीएस अच्युतानंदन कॉमरेड ईएमएस के साथ, कॉमरेड एकेजी के साथ और दूसरा कम्युनिस्ट लोग वामपंथी लोगों को साथ खेत मजदूर का अवकाश के लिए, टेनेंट फार्मर्स का अवकाश के लिए, पूरा किसानों को अवकाश के लिए बहुत बड़ा संघर्ष को नेतृत्व दिया। और केरल में जो फैमिली होगा 1 करोड़ का नीचे, अभी 30 लाख के ज्यादा फैमिली को जो संघर्ष से और कम्युनिस्ट सरकार जो नियम व्यवस्था में जो फैसला लागू किया, इसका ऊपर 30 लाख के ज्यादा जनन लोगों को, फार्मर्स को, खेत मजदूरों को अपना आप छोटा जमीन प्राप्त करने का विजय संघर्ष से और गवर्नमेंट वामपंथी सरकार का इंटरवेंशंस में केरल में हुआ। तो सवाल है, वामपंथी मोर्चा नहीं है तो मजदूरों को क्या होगा, किसानों को क्या होगा, खेत मजदूरों को क्या होगा?
नौजवानों को, महिलाओं को क्या होगा, ये है सही सवाल। पूरा लोग में, विश्व में वाम बंदरी मोर्चा अभी आगे बढ़ते रहते। हमारा भारत का नीचे वो भूपट में एक छोटा सी जगह है, हमारा छात्र समय वो सिलोन जैसे बोलते थे, अभी श्रीलंका बोलते थे। वो श्रीलंका में अभी लाल झंडा ऊपर है, संघर्ष से वो पड़ते। वो भारत का उत्तर भाग में हिमालय का जो हिमालय का उत्तरी स्थान में बहुत बढ़िया चाइना है, वो लोग से बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति ऐसा आगे जाते हैं लाल झंडा लेकर के। लेकिन वो चाइना और इंडिया के बगल में एक छोटा सी जगह है नेपाल, वहां कौन है प्रधानमंत्री? लाल झंडा वाला कम्युनिस्ट पार्टी का, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है नेपाल का प्रधानमंत्री। और पूरा लोग का जो क्या है, मैं वामपंथ का इन्फ्लुएंस क्या है उसका ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी भारत में जो आरएसएस के कंट्रोल में काम करने वाला नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार मजदूरों को, किसान लोगों को, नौजवानों को खिलाफ काम करते हैं और झूठ बोलते थे। इलेक्शन के समय, चुनाव के समय वो क्या बोलते थे? 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को काम देगा, वो बोलते थे ना, नरेंद्र मोदी बोलते थे। अभी 10 साल हो गया, 20 करोड़ काम देने था, वो काम नहीं देते रहते हैं। लेकिन रेलवे में, पीएनडी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो वैकेंसी आते रहते हैं वो नहीं फिल करता है। 15 लाख वैकेंसी रखते हैं, वो वैकेंसी फिल करने के समय जो आरक्षण का रूप में शेड्यूल कास्ट लोगों को काम मिलना था, शेड्यूल ट्राइब लोगों को काम मिलना था, अल्पसंख्यक लोगों को, पिछड़े जो लोग हैं इनको काम मिलने था, वो वैकेंसी नहीं फिल करके ये सब लोगों को, जो नौजवान लोग हैं, ये सब कैटेगरी में इनका काम निषेध करते थे। नया लोग एक ही वर्ष में 2 करोड़ ऑफर करते थे, वो नहीं देते थे। जो वैकेंसी है, जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, वो वैकेंसी नहीं फिल करते। ये है झूठ बोल करके चलता है। वो अंत में जो नीति न्याय व्यवस्था का खिलाफ वो जो करता है। अभी हम सबको मालूम है होगा, इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ वोटर्स लिस्ट, वो करते थे, शुरू किया। ऐसा कुछ करने के पहले इलेक्शन कमीशन जो राजनीतिक पार्टियों का बैठक खुला हुए वहां बोलने था, वो है जनतंत्र में
एक नया कार्यक्रम शुरू करने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा बिहेव करना था, ऐसा नहीं किया। क्यों? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या बोलेगा, आरएसएस क्या बोलेगा, वो करने के लिए इनका एक्सटेंशन जैसा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, एक्सटेंशन कमीशन ऑफ बीजेपी है, ऐसा इनका काम करते थे। इलेक्शन कमीशन का आदमियों को सेलेक्ट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दिया। वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट बोलते थे इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जनतंत्र आंदोलन में अपना जो ठीक ढंग से सम करने का, सुपरवाइज करने का लोग हैं। इसलिए जो सिलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमीशन मेंबरों का सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होना पड़ेगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने पड़ेगा, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होना पड़ेगा। ऐसा है तो पूरा लोगों को विश्वास होगा वो सिलेक्शन अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कुछ विभिन्नता है तो चीफ जस्टिस को बोल सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, वो बैठक में वो डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, नरेंद्र मोदी क्या किया आपको सबको मालूम। जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन वेस्ट बास्केट में छोड़ा और ये ऑर्डिनेंस मिला। क्या था ऑर्डिनेंस में? इलेक्शन कमीशन मेंबरों का सिलेक्शन करने का कमेटी में होगा प्राइम मिनिस्टर, एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करने वाला एक कैबिनेट मिनिस्टर, देन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इसका अर्थ क्या है? कमेटी में 2/3 रूलिंग पार्टी का लोग है। तो ऑपोजिशन के आदमी वहां जाने का मतलब क्या है? कुछ चाय या बिस्किट वगैरह मिले तो वो पीने के बाद ऑपोजिशन लीडर को वापस जा सकेगा। सिलेक्शन में इनको कोई जिम्मेदार होगा। क्यों ऐसा जो वो किया अभी हमको मालूम हो गया है। जो इलेक्शन सिस्टम पूरा संवर्ध करने का एक पद्धति अभी चालू है, इसलिए वो केस कल सुप्रीम कोर्ट में आएगा। जनतांत्रिक मोर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा संघर्ष का भूमिका है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी सरकार का सिर्फ एक डिपार्टमेंट जैसा काम करने का अवस्था है। अभी वो चेंज करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होना पड़ेगा। अभी जो करता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, SIR, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है नहीं है, स्पेशल इलीगल रिमूवल फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट, जो बीजेपी को पसंद नहीं है। जो अल्पसंख्यक लोग, जो पिछड़े लोग, जो वामपंथी और जनतांत्रिक लोग, इनको टारगेट करके इलेक्टोरल रोल से रिमूव करने के लिए कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए। यह जनतांत्रिक संघर्ष के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये सब लेकर के बहुत ज्यादा बोलना है। गाजा का ऊपर कॉमरेड इंद्र का जो रेजोल्यूशन आपके सामने रहते थे, इसमें है अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप सोचता है मैं सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, पूरा लोग का प्रेसिडेंट है मैं, जैसा काम करता है ये डोनाल्ड ट्रंप। इसका खिलाफ ही संघर्ष करना
हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम सोचता है अभी मैं जितना समय बोलने के मन में जो कोशिश करते थे इनके ज्यादा बोल सकते थे, आपको माफी मांगते हैं। आपको बहुत कष्ट था मेरा जो भाषण, जो हिंदी सोच करके मैं जब जो बोलते थे। अब ठीक है, कुछ प्रोत्साहन करने के लिए अच्छा बोलना ठीक है। लेकिन मैं सोचता है कोई महीने के बाद यहाँ आने का और एक मौका मिले तो थोड़ा भी अच्छा हिंदी भाषण करने के लिए हम कोशिश करेगा। इतने शब्दों के साथ आप सबको आपका जो त्याग का ऊपर मैंने सुनने में जो त्याग आप पूरा करते थे, इसका ऊपर क्रांतिकारी अभिनंदन देखते हुए हमारा संघर्ष आगे लेना पड़ेगा। हमारा लाल झंडा पार्टी को ताकत और बढ़ाना चाहते हैं। ये संघर्ष में जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम इकट्ठा लाल झंडा लेकर के आगे जाएगा। लाल सलाम। कामेड एमएबीपी ने हिंदी के अंदर बोल करके हमें समझाया, ये बहुत अच्छा लगा। कामेड बेबी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच में डॉक्टर हेमलता जो यहाँ की प्रभारी भी हरियाणा की, वो आएंगी और अपनी बातचीत रखेंगी। कामेड हेमलता जी। साथी अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए नेतागण और साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको तीज का शुभकामनाएं देती हूँ।